हीर ने आवाज की दिशा में देखा तो सामने ही देव अपनी सख्त होती आंखों से उसको घूर रहा था। हीर धीरे से बोली, देव मॉम शट अप। देव गुस्से से बोला तो अनीता जी भी अंदर तक कांप गई। अनीता जी को बस ये फिक्र थी कहीं देव अपना गुस्सा हीर पे ना उतार दे। भले ही सरला हीर की चाची थी, लेकिन उनका रिश्ता ऐसा भी नहीं था। अनीता जी थोड़ा नाराजगी से बोली, इसमें हीर की क्या गलती है? और ये क्या तरीका है बात करने का? वो सब पास्ट था और मुझे लगता है अब पास्ट के बारे में बात करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए, समझ आया? देव अपना बैग सोफे पे फेंकते हुए बोला, माँ ये जो सब अभी आपने बोला ये सब सच था, एम आई राइट? अनिता जी गहरी सांस लेके बोली, हाँ सच था। देव ने अपने लाल चेहरे से अनिता जी को देखा और धीरे से बोला, तो आपके अपने बेटे के कातिल को जाने दिया? सच में मॉम, और अब आपको इस घर में रख रही हो वो भी ये सब जानते हुए आपका पति उस औरत का कितना दीवाना था। आज मैं उस सरला की जिंदगी खराब कर दूंगा, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई? देव के गुस्से की आज कोई सीमा नहीं रही थी और ये बात हीर अच्छे से समझ रही थी। हीर देव को कुछ कहने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, अचानक उसको बहुत तेज चक्कर आया और वो सोफे पे बैठ गई। देव का गुस्सा हीर को देख के उड़न छू हो गया था। देव जल्दी से हीर के पास जाते हुए बोला, हीर क्या हुआ तुम्हें? प्लीज आंखें खोलो, कम ऑन हीर, ओपन योर आईज। देव के बोलने पे अनीता जी उसको दूर करते हुए बोली, देव परेशान मत हो, उसने सुबह से कुछ न खाया, शायद इसलिए चक्कर आ गया। तुम डॉक्टर को कॉल करो। थोड़ी देर में डॉक्टर हीर के सामने था। डॉक्टर अनीता जी को देखते हुए बोला, कांग्रेट्स मिसेज अनीता, आप दादी बनने वाली हैं। ये शब्द सबको ऐसा लगा था मानो किसी ने सबके कानों में शहद घोल दिया था। देव की हालत तो ऐसी थी जैसे अभी रो देगा, वही अनीता जी के आंसू बहने को तैयार थे। देव गहरी सांस लेके बोले, थैंक यू सो मच डॉक्टर, इतनी बड़ी न्यूज़ देने के लिए। देव को देख के डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, इट्स माय ड्यूटी मिस्टर सिंघानिया, आप अपनी वाइफ का ध्यान रखिए बहुत अच्छे से, और इन्हें किसी चीज की तकलीफ ना हो ये भी ध्यान रहे। इनको देख के ऐसा लगता है जैसे बहुत नाजुक है, और बच्चा हेल्दी तभी होगा जब माँ हेल्दी रहेगी। जरा इन्हें खिलाइए पिलाइए। फाइनली आज सिंघनिया खानदान के घर वारिस आने की खुशखबरी मिली है, ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। अनिता जी ने आंसू पोंछते हुए डॉक्टर को देखा और धीरे से बोली, आज हम आपके हॉस्पिटल में आएंगे, जगने भी मरीज हैं, सबका इलाज मेरी तरफ से फ्री है। कहते हुए अनीता जी हीर के सर को चूम लिया और नोटों से उसकी नजर उतारते हुए घर के सब सर्वेंट्स में बंटवा दी। देव हीर को गोद में उठाते हुए बोला, मैं हीर को रूम में लेके जा रहा हूँ मॉम, आज से ये बिस्तर से कदम नहीं उतारेगी, आप जानती हैं ना डॉक्टर ने बोला है ये कितनी वीक है। इतना कहते हुए देव हीर को गोद में उठाते रूम में आ गया था। देव हीर के होंठों को चूमते हुए बोला, अब तो उठ जाओ मेरी जान, इतनी बड़ी न्यूज़ मुझे देके अब खुद जैसे चैन से सो रही है। देव की बात पे भी हीर ने आंखें नहीं खोली थी। देव के दिमाग में कुछ आया और वो चुपचाप लाइट बंद करके कमरे से बाहर निकल गया। वही दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में कुछ लोग बैठे थे। नवी गुस्से और नफरत से बोली, बस बहुत हो चुका वान्या, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम्हें देख के लगता है जैसे तुम्हें फर्क ही ना पड़ता हो। तुम्हारा भाई जेल में सड़ रहा है और तुम यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठी हो। होश में आओ, कम से कम अपने भाई का ख्याल करो, और मुझे तो मत रोको, मैं ही कुछ करती हूँ। उस हीर का एक तो उसकी वो मेंटल चाची किसी काम की नहीं, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर था सब, इसलिए मैंने उसकी चाची की गाड़ी का एक्सीडेंट करा दिया। नवी की बात पे वान्या ने एक नज़र नवी को देखा और आंखें बंद करते हुए बोली, इस सब की जड़ सिर्फ और सिर्फ हीर है, और अब उसको खत्म करने का वक्त आ गया है। कुछ दिन में वीर और वीरेन की बेल हो
जाएगी और फिर मैं रचूंगी मौत का असली खेल। अब तक मैंने बर्दाश्त किया क्योंकि मेरा भाई जेल में था, और अब जब वो बाहर होगा तो उस हीर को खून के आंसू रुलाऊंगी मैं। मेरा दिल नफरत से भरा हुआ है नवी, अगर वो हीर इस वक्त मेरे सामने हो मैं उसका गला दबा दूं। वान्या नफरत से बोली तो नवी के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। वही दूसरी तरफ एक जेल के अंदर वीरेन जेल की दीवारों पे कुछ बना रहा था। वीर जो उसके सामने था नफरत से बोला, कब तक ये सब करेगा? यहाँ बैठ के उस हीर की पेंटिंग करने से हमारा बदला पूरा हो जाएगा। वीरेन ने वीर को देखा और अचानक अपना हाथ दीवार पे दे मारा और हीर की पेंटिंग को अपने हाथों से घिसने लगा। वीर के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। वीर धीरे से बोला, 4 दिन में हम जेल से बाहर होंगे और अपना ये जुनून तब दिखाना, अब ये सब दिखा के कुछ फायदा नहीं। वीरेन हंसते हुए बोला, हीर तैयार रहना, तुम्हारे मौत के दिन अभी से शुरू हो गया। ये कह के वीरेन फिर से हीर की तस्वीर को देख रहा था। वही रिया का हाल रो रो के बुरा हो गया था। सरला को होश नहीं आया था। रिया होते हुए बोली, डॉक्टर प्लीज चेक करिए मेरी मोम को क्या हो गया। डॉक्टर धीरे से बोला, देखिए मिस, ये एक्सीडेंट है और अभी पुलिस हैंडल करेगी। रिया लगभग चीखते हुए बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा? मेरी माँ मरने के लिए पड़ी है और तुम देखो प्लीज मेरी माँ को बचा लो। जब डॉक्टरों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, रिया जल्दी से हीर को कॉल करने लगी थी, लेकिन हीर का फोन भी स्विच ऑफ था। रिया ने कांपते हाथों से एक नंबर मिलाया और जल्दी से बोली, प्लीज मेरी माँ को बचा लो। रिया के कहने पे सामने वाले आदमी के एक्सप्रेशन बिगड़ गए थे। वहीं रिया सर पकड़कर बैठ गई थी। रिया की हालत खराब हो रही थी। थोड़ी देर बाद देव रिया के सामने था। रिया आंखों में आंसू भरते हुए बोली, प्लीज मेरी माँ को बचा लो देव, आखिर वो तुम्हारी बीवी की चाची है। रिया की बात पे देव ने बिना कुछ बोले हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया था और सरला का इलाज शुरू हो गया था। पूरा दिन इस ही कश्मकश में बीत गया था और शाम में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकल के आए थे। रिया भाग के जल्दी से डॉक्टर से बोली, डॉक्टर मेरी मॉम। डॉक्टर रिया को इग्नोर करके बोले, मिस्टर देव पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। फिलहाल उनको खतरे से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन वो कोमा में हैं और हमें नहीं पता कोमा में बाहर आने से कितना वक्त लगेगा, और अगर वो कोमा से बाहर भी आती हैं तो भी उनकी आवाज जा चुकी है और उनके पैरों पे भी चोट लगी है। लगता है जैसे किसी ने बुरी तरह चोट पहुंचाई है। देव गहरी सांस लेके बोला, क्या हम इनको डिस्चार्ज कर घर ले जा सकते हैं? डॉक्टर धीरे से बोले, मिस्टर देव अभी तो नहीं, क्योंकि पेशेंट की हालत बहुत खराब है। बाकी कुछ दिन बाद आप पेशेंट को ले जा सकते हैं। देव ने फॉर्मेलिटी पूरी करी और रिया को देखते हुए बोली, तुम घर चलो, मैं यहाँ किसी को छोड़ दूंगा। रिया जल्दी से बोली, नहीं मैं अपनी माँ के साथ हूँ, तुम घर जाओ। देव ने रिया को और कुछ नहीं कहा और किसी को कॉल करते हुए बोला, यहाँ डिनर भेज देना, और वापस सिंघानिया मेंशन की तरफ निकल गया था। वही अनिता जी ने देव को इतने कॉल कर लिए थे, लेकिन हर बार उसका फोन पूरी रिंग जाके बंद हो रहा था। अनीता जी अब काफी परेशान हो गई थी। वही हीर जिसकी आंख अभी खुली थी अपने कमरे को देख के हैरान थी, क्योंकि चारों तरफ रेड रोज बिखरे हुए थे और जगह जगह बच्चों की फोटो लगी हुई थी। हीर ने जैसे ही कदम नीचे रखा तो कारपेट पे फूलों से लिपटा कुछ पड़ा हुआ था। हीर की आंखें हैरानी से फैल गई थी, क्योंकि वो उसकी ही प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। हीर की आंखें भर आई थी, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हीर गुलाब को सूंघते हुए भाग के जल्दी से नीचे उतर के आ गई थी। तभी अनीता जी चिल्लाते हुए बोली, हीर आराम से बेटा, ऐसे कहाँ भाग रही हो? हीर को एहसास हुआ वो काफी तेज चल रही थी, इसलिए मासूमियत से बोली, वो माँ बस में। हीर के गालों ले शर्म की लाली बिखरी हुई थी, जो कि अनीता जी महसूस कर ली थी। अनीता जी प्यार से हीर के हाथ को पकड़ते हुए बोली, बेटा अब तुम्हारे साथ एक और जिंदगी जुड़ चुकी है, तो उसका ख्याल भी तो तुम्हें रखना है ना।
तो ऐसे भाग दौड़ किस लिए बताओ मुझे हम्मम। हीर जो कि पहले से ही एक्साइटेड थी इस बार जल्दी से बोली वो माँ मुझे बस यकीन नहीं हो रहा ये सब कैसे। अनिता जी प्यार से बोली हाँ इतना खूबसूरत तोहफा दिया है तुमने हमें हीर हमें दादी बनाया है। हीर अनिता जी की बात पे सर झुकाते हुए बोली लेकिन माँ देव कहाँ है। उसको तो यहाँ होना चाहिए था ना उसको पता है यह सब। अनिता जी प्यार हीर को समझाते हुए बोली हाँ बेटे उसको पता है और पता भी क्यों ना हो आखिर वो यही था जब तुम बेहोश हुई। अच्छा खैर ये बताओ तुम क्या खाओगी। हीर जल्दी से बोली देव की साथ खा लूंगी ना माँ वो कहाँ है। अनिता जी धीरे से बोली वो कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग में होगा हीर क्योंकि मैंने काफी सारे कॉल्स कर किए वो फोन ही नहीं उठा रहा। हीर धीरे से बोली पर माँ। लेकिन तभी बाहर से देव आता दिखाई दिया जो कि थोड़ा थका थका लग रहा था। देव जल्दी से बोला हीर तुम यहाँ क्या कर रही हो। हीर देव के पास आते हुए बोली तुम्हारी हालत ऐसी क्यों हो रही है कहाँ थे डॉट। देव हीर को सोफे पे बैठाते हुए प्यार से बोला तुम कमरे से बाहर क्यों आई और क्या खाया तुमने। देव की बात पे हीर मासूमियत से बोली तुम्हारे साथ खाऊंगी ना मैं अकेले क्यों खाऊंगी। देव ने हीर के सर पे हाथ फेरा और प्यार से बोला अच्छा जाओ तुम हाथ धोकर आओ मैं डाइनिंग टेबल पे हूँ। देव की बात पे हीर मुस्कुराती हुई चली गई थी। वही अनिता जी देव को देखते हुए प्यार से बोली देव किसी मीटिंग में थे बेटा सुबह से कॉल कर रही हूँ। देव अनीता जी की बात पे गहरी सांस लेके बोला मॉम हीर की चाची का एक्सीडेंट हुआ है और वो कोमा में चली गई हैं। यहाँ तक कि उनकी आवाज भी चली गई और उनके पैरों ने भी काम करना बंद कर दिया। अनीता जी हैरानी से बोली पर देव उनको भी इस बात का सदमा लगा था लेकिन उससे पहले देव बोल उठा पहले मैंने सोचा था उनके किए की सजा दूंगा उनको उनकी ऐसी हालत करूंगा वो मौत मांगेगी और वो भी उनकी नहीं मिलेगी। लेकिन ऊपर वाले ने उनको उनके किए की सजा दी है। अब उनकी हालत ऐसी ही हो चुकी वो मौत मांगेगी और वो भी उनको नहीं मिलेगी। और रही बात उनकी बेटी की तो अगर वो किसी को पसंद करती है तो हम उसके गार्डियन बन के उसकी शादी करा देंगे और इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा मॉम आप इतनी दयावान हो सकती है लेकिन मैं नहीं। और मैंने भले हॉस्पिटल बिल पे किया हो लेकिन सिर्फ इसलिए वो मेरी हीर की कुछ लगती है वरना ऐसी औरत का मर जाना बेहतर है। देव के शब्दों पे हीर हैरानी से बोली क्या हुआ देव क्या हुआ चाची को। देव जल्दी से हीर को संभालते हुए बोला हीर प्लीज टेंशन मत लो मैंने कहा ना वो ठीक हो जाएगी। हीर गुस्से से देव का हाथ झटकते हुए बोली कैसे देव तुमने कहा अभी वो ठीक नहीं हो सकती तो कैसे। हीर को ओवर रिएक्ट करते देख देव गुस्से से बोला हीर ये बेवकूफ़ी मत करो तुम फिलहाल अकेली नहीं हो एक और जान तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है और ये सब करके तुम्हारी चाची ठीक हो जाएगी। नहीं ना लेकिन हमारे बच्चे पे असर जरूर पड़ेगा इसका प्लीज बच्चों जैसी हरकतें बंद करो। देव की बात पे हीर कुछ शांत पड़ी थी और उसके सीने पे सर रखते हुए बोली कल हम उनसे मिलने चलेंगे ना। हीर को समझता देख देव ने हाँ में सर हिलाया और प्यार से बोला हाँ बिल्कुल चलेंगे मेरी जान अब आओ कुछ खा लो अपने चक्कर में मेरे बच्चे को भी भूखा कर दिया। हीर देव की बात पे हल्का मुस्कुरा के बोली पापा नहीं आए आज भी। अनिता जी की भी आंखों में यही सवाल था। देव दोनों को देखते हुए प्यार से बोला कल आ जाएंगे अब चलें। देव के कहने पे तीनों ही डाइनिंग टेबल पे बैठ गए थे। देव हीर के आगे उबला हुआ खाना डालते हुए बोला ये खाओ। हीर हैरानी से बोली क्या ये सब मुझे उल्टी आ जाएगी। देव मुझे कुछ स्पाइसी खाना है मुझे कुछ टेस्टी खाने की क्रेविंग हो रही है। अनीता जी मुस्कुराते हुए देव को देख के बोली बेटा तैयार हो जाओ प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसी क्रेविंग होती हैं और अब ये सब तुम्हें झेलना पड़ेगा। देव प्यार से हीर को खाना खिलाते हुए बोला बिल्कुल मॉम मैं अपनी प्यारी बीवी और बच्चे के नखरे झेलने को तैयार हूँ। ये कहते हुए देव वही उबला खाना हीर को खिलाने लगा था। थोड़ी
देर बाद सबका डिनर हो गया था और देव हीर के साथ रूम में चला गया था। अनिता जी भी चली गई थी। हीर देव के बगल में बैठते हुए बोली, देवरिया कहाँ है? देव प्यार से हीर के सर को सहलाते हुए बोला, वो हॉस्पिटल में है। मैंने बहुत कोशिश करी वो वापस आ जाए, लेकिन उसको अपनी माँ के पास रुकना है। वैसे मैंने उनको वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करवा दिया है, जहाँ एक और बेड है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डिनर और ब्रेकफास्ट भी टाइम से मिल जाएगा। अब क्या तुम सोने की कोशिश करोगी? देव की बात पे हीर गुस्से से उसको घूरते हुए बोली, तुम मुझसे बात मत करो, बहुत बुरे हो। ये कहते हुए हीर जैसे आगे हुई, तभी देव ने उसको अपने पास खींच के अपना सर उसके पेट पे रख लिया और उसका पेट सहलाते हुए बोला, अब सो जाओ, सुबह हॉस्पिटल भी चलना है।